नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्पेक्ट्रम क्लासेस 12 में आप सभी का स्वागत है। हम बेटा फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे थे अभी तक। फोटोसिंथेसिस में अपन ने बात कर ली थी कि जो प्रकाशिक और जो अप्रकाशिक अभिक्रियाएं होती है, उन अप्रकाशिक अभिक्रियाओं की अपन ने सारी बात कर ली थी, जिसमें अपन ने C3 साइकिल, C4 साइकिल, C3 प्लांट, C4 प्लांट, क्रेन्स एनाटॉमी, इन्हीं सभी की बात कर ली थी बेटा। CAM साइकिल यानी कि ग्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल की अपन ने बात कर ली थी। ये साइकिल पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे C2 साइकिल, जिसे अपन ग्लाइकोलेट साइकिल भी बोलते हैं। इस C2 साइकिल जो होता है, ये C2 साइकिल जो था बेटा, ये प्रकाशिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, जो हरित प्लवक के ग्रेना भाग में संपन्न होती है, इसमें प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान जो C2 साइकिल होता है, वो C2 साइकिल संपन्न होता है। तो आज हम बात करेंगे बेटा C2 साइकिल या फिर जिसे ग्लाइकोलेट साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ग्लाइकोलेट साइकिल, इस नाम से किसको जाना जाता है? आज हम इस साइकिल की बात करेंगे बेटा। हमारी पिछली वीडियो जो कि फोटोसिंथेसिस चैप्टर की जितने भी साइकिल्स थे या क्लोरोप्लास्ट की जो संरचना थी, इन सभी संरचनाओं को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेटा। और बाकी जो वीडियो जो है वो आपको अगले जो पिछले पार्ट जो पढ़ा दिए गए हैं उनमें मिल जाएगी। हम बात करते हैं बेटा C2 साइकिल की। तो C2 जो साइकिल था बेटा, इस C2 साइकिल की जो सर्वप्रथम जो इसको देखा था, सामान्य पात्रों में इसे देखा गया था और इसे देखा था डेकर तथा टियो नामक वैज्ञानिक ने। डेकर तथा टियो नामक जो साइंटिस्ट थे, इन डेकर तथा टियो नामक साइंटिस्ट ने सामान्य पात्रों में C2 साइकिल की खोज की थी। ये जो C2 साइकिल होता है बेटा, इस C2 साइकिल के दौरान क्या होता है कि C2 साइकिल संपन्न कब होता है? C2 साइकिल उन अवस्थाओं में संपन्न होता है जब क्या होता है कि उच्च प्रकाशीय तीव्रता उपस्थित हो, उच्च प्रकाशिक तीव्रता उपस्थित हो, उच्च ऑक्सीजन सांद्रता उपस्थित हो, उच्च ऑक्सीजन सांद्रता उपस्थित हो तथा निम्न CO2 सांद्रता हो। इन तीन कंडीशनों में बेटा क्या होता है कि C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट साइकिल की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये जो तीन अवस्थाएं हैं, एक बार फिर देख लेना कि उच्च प्रकाशिक तीव्रता वाली कंडीशन हो, यानी कि क्या हो बेटा, प्रकाशिक तीव्रता बहुत उच्च हो, यानी कि पादपों को सामान्य से अधिक मात्रा में प्रकाश मिल रहा हो। उच्च ऑक्सीजन सांद्रता हो, उच्च ऑक्सीजन सांद्रता मतलब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा हुआ है, इसका मतलब प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होगी। और उस दौरान क्या हो कि CO2 की सांद्रता हो वो वायुमंडल में कम हो। तो उस दौरान क्या होता है बेटा कि उच्च प्रकाशिक तीव्रता, उच्च ऑक्सीजन सांद्रता और निम्न CO2 सांद्रता की उपस्थिति में C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट साइकिल संपन्न होता है। इस C2 साइकिल के दौरान अपन बात करें कि C2 साइकिल के दौरान जो RUDP बना था पहले, वो RUDP जो बना था वो RUDP राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट जो होता है, उस राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट का क्या होता है बेटा, इन तीन कंडीशनों में यानी कि उच्च प्रकाशिक तीव्रता, उच्च ऑक्सीजन सांद्रता और निम्न CO2 सांद्रता की कंडीशन में RUDP का प्रकाशिक अपघटन होता है। और इन प्रकाशिक अपघटन की क्रिया के दौरान ये जो होता है बेटा दो भागों में बढ़ जाता है। वो दो भाग कौन-कौन से होते हैं? एक तो होता है फास्फोग्लिसरेट और एक होता है फास्फोग्लाइकोलेट। तो ये फास्फोग्लिसरेट और फास्फोग्लाइकोलेट नामक दो भागों में बढ़ जाता है और ये जो प्रक्रिया संपन्न होती है वो इन तीन अवस्थाओं के दौरान संपन्न होती है। तो यहां पर जो C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट साइकिल की जो प्रक्रिया संपन्न होगी, ये तीन कोशिकाओं के अंदर संपन्न होती है। वो तीन कोशिकाएं कौन-कौन से होते हैं बेटा? एक कोशिका होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है पेरोक्सिसोम और तीसरा होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। इन तीन अवस्थाओं में या तीन कोशिकाओं में ये C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट साइकिल की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। कौन-कौन से बेटा? एक होता है अपने पास में क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है बेटा अपने पास में पेरोक्सिसोम और तीसरा होता है अपने पास में माइटोकॉन्ड्रिया। इन क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया में ही C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट साइकिल की प्रक्रिया की संपन्न होती है। तो इस दौरान क्या होता है बेटा,
राइबोलोज 1,5 डाइफास्फेट जो होता है इसका प्रकाशिक अपघटन होता है और प्रकाशिक अपघटन होने पर ये फास्फोग्लिसरेट तथा फास्फोग्लाइकोलेट में टूट जाता है। जब ये फास्फोग्लिसरेट तथा फास्फोग्लाइकोलेट में टूट जाता है तो उसी दौरान क्या होता है बेटा कि फास्फोग्लाइकोलेट जो होता है ये फास्फोटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाता है, ग्लाइकोलेट बनाता है। यानी कि फास्फोग्लाइकोलेट जो रहेगा वो फास्फोटेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में परिवर्तित हो जाएगा, ग्लाइकोलेट में। और ये ग्लाइकोलेट में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है ये किसमें संपन्न होती है बेटा, क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो ग्लाइकोलेट जैसे ही बनता है, ग्लाइकोलेट बनने के बाद किसमें प्रवेश कर जाता है, परोक्सिसोम में प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही ये परोक्सिसोम में प्रवेश करता है तो परोक्सिसोम में प्रवेश करने के बाद ग्लाइकोलेट जो होता है ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लाइकोक्सिलेट में परिवर्तित हो जाता है। कि जो ग्लाइकोलेट रहेगा ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करेगा और ग्लाइकोक्सिलेट में परिवर्तित हो जाएगा और इसी दौरान ऑक्सीजन के अणुओं का भी निर्माण होता है। यानी कि जो H2O2 जो रहता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसके द्वारा जल के अणु का तथा ऑक्सीजन के अणु का निर्माण होता है। तो बेटा जैसे कि क्या होता है कि ग्लाइकोलेट ग्लाइकोक्सिलेट में परिवर्तित हो जाता है, ये जो प्रक्रिया संपन्न होती है ये प्रक्रिया संपन्न होगी बेटा अपने पास में परोक्सिसोम में। तो ग्लाइकोलेट से ग्लाइकोक्सिलेट का निर्माण तथा जल के अणु का निर्माण तथा ऑक्सीजन का जो निर्माण होगा ये क्रिया परोक्सिसोम में संपन्न हो जाएगी। इसके बाद क्या होता है बेटा कि जो ग्लाइकोक्सिलेट जो निर्मित होता है ये ग्लाइकोक्सिलेट जो रहता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है और माइटोकॉन्ड्रिया में इसका अपचयन होता है यानी कि उपापचय क्रिया होगी जिसके दौरान ये दो अणु का निर्माण करेगा और ये जो दो अणु रहते हैं ये रहते हैं ग्लाइसिन के। तो ग्लाइसिन के ग्लाइकोक्सिलेट के द्वारा ग्लाइसिन के दो अणुओं का निर्माण होता है। कितने अणु बनेंगे बेटा, दो अणु। ये दो अणुओं का निर्माण हो जाता है ग्लाइसिन के द्वारा, ग्लाइकोक्सिलेट के द्वारा। तो जो ग्लाइकोक्सिलेट होगा वो ग्लाइसिन बनाएगा, ग्लाइसिन के दोनों बनाएगा और जब माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन का निर्माण हो जाता है तो ये जो ग्लाइसिन होता है ये ट्रांस एमिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है बेटा, सेरीन का निर्माण करता है। और ये जो सेरीन होता है ये सेरीन क्या करेगा बेटा, ये सेरीन वापस से परोक्सिसोम में प्रवेश कर जाता है। तो बेटा क्या होता है कि जो ग्लाइसिन जो देता है वो ट्रांस एमिनेज एंजाइम की उपस्थिति में NH3 मुक्त करता है, CO2 मुक्त करता है। इसके अलावा ये मुक्त करके किसमें परिवर्तित हो जाता है, सेरीन में परिवर्तित हो जाता है। जब ये सेरीन में परिवर्तित हो जाता है तो सेरीन से परिवर्तित होने के बाद ये पुनः किसमें प्रवेश करता है, सेरीन परोक्सिसोम में प्रवेश करता है और परोक्सिसोम में प्रवेश करने के बाद में ये बनाता है बेटा हाइड्रोपाइरुवेट। और ये जो हाइड्रोपाइरुवेट बनता है यह हाइड्रोपाइरुवेट वापस से अपघटन होकर रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है बेटा, NADH2 का निर्माण करता है, ग्लिसरेट बनाता है। और ये जो ग्लिसरेट रहता है ये ग्लिसरेट पुनः क्या होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होने के बाद में फिर क्या होता है बेटा, ये फास्फोग्लिसरेट का निर्माण कर लेता है। और फास्फोग्लिसरेट यदि अपन देखें तो फास्फोग्लिसरेट पुनः ग्लिसरेट में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद ग्लिसरेट जो रहेगा वो परोक्सिसोम में प्रवेश करेगा और परोक्सिसोम हाइड्रोक्सी पाइरुवेट का निर्माण कर लेगा। तो इस दौरान क्या होता है बेटा, अपन को जो याद रखना है कि RUDP का जब अपघटन होता है, प्रकाशिक अपघटन, उस दौरान फास्फोग्लाइकोलेट का निर्माण होता है फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में। और किसका निर्माण होता है बेटा, ग्लाइकोलेट का निर्माण हो जाता है। ग्लाइकोलेट पराक्सिसोम में प्रवेश करेगा और पराक्सिसोम में प्रवेश करने के बाद में ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लाइकोक्सिलेट का निर्माण होगा। इसके अलावा हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड था H2O2 ये जल के अणु का निर्माण करता है तथा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेगा यानी ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ेगी, ग्लाइकोक्सिलेट बनेगा। ये ग्लाइकोक्सिलेट जो रहेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने के बाद में ग्लाइसिन में परिवर्तित हो जाएगा और जो ग्लाइसिन जो रहेगा वो ट्रांस एमिनेज एंजाइम की उपस्थिति में सेरीन बना लेगा। जैसे ही सेरीन बनता है सेरीन वापस से क्या होता है बेटा, परोक्सिसोम में प्रवेश कर जाता है और ये प्रक्रिया वापस से शुरू होती है और फास्फोग्लिसरेट का निर्माण हो जाता है। जैसे ही फास्फोग्लिसरेट बनता है तो ये फास्फोग्लाइकोलेट वापस से यहाँ पे RUDP का निर्माण कर लेगा ये तो, और RUDP का पुनः अपघटन होगा और फास्फोग्लाइकोलेट का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है बेटा, ये साइकिल लगातार चलता रहता है और इसको अपन C2 पाथवे या C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो RUDP का अपघटन हुआ, फास्फोग्लिसरेट बना, फास्फोग्लाइकोलेट जो बना था बेटा। अब ये फास्फोग्लाइकोलेट एक बार और रिपीट कर देते हैं कि फास्फोग्लाइकोलेट जो रहेगा फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लाइकोलेट बनाएगा, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में H2O2 और जल के अणु का निर्माण करेगा और जो ग्लाइकोलेट रहेगा वो ग्लाइकोक्सिलेट बनाएगा। ग्लाइकोक्सिलेट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने के बाद में ग्लाइसिन के दोनों का निर्माण करेगा। ग्लाइसिन के दोनों ट्रांस एमिनेज एंजाइम की उपस्थिति में अमोनिया तथा CO2 को मुक्त करते हुए सेरीन का निर्माण कर लेंगे।
और सेरीन वापस से पेरोक्सिसोम में प्रवेश करेगा और हाइड्रोक्सी पाइरुवेट का निर्माण करेगा तथा रिडक्टेज एजेंट की उपस्थिति में ग्लिसरेट का निर्माण कर लेगा। जो ग्लिसरेट रहता है बेटा, ये ग्लिसरेट पुनः किसका, फास्फोग्लिसरेट का निर्माण कर लेगा। फास्फोग्लिसरेट जो रहेगा ये पुनः बन जाएगा। इस प्रकार से बेटा C2 साइकिल यानी कि ग्लाइकोलेट साइकिल जो रहेगा वो ग्लाइकोलेट साइकिल यहां पर संपन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा फोटोसिंथेसिस का जो लास्ट टॉपिक था अपने पास में C2 साइकिल जो कि प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न करता है, इसकी प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न हो चुकी है। इसके बाद प्रकाशिक जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो कारक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो उन कारकों की बात करें यदि अपन तो दो कारक कौन कौन से बेटा, एक तो रहता है बाह्य कारक और रहेगा आंतरिक कारक। बाह्य कारक में अपन बात कर सकते हैं कि बाह्य कारक में क्या आ जाएगा बेटा, टेम्परेचर आ जाएगा, ऑक्सीजन की सांद्रता आ जाएगी, CO2 की सांद्रता आ जाएगी, ठीक है, इसके अलावा जल आ जाएगा, ये सारे के सारे बाह्य कारक। आंतरिक कारकों की बात करें तो आंतरिक कारकों में कोशिका का कोशिकार, उनके अंदर उपस्थित जीव द्रव्य, उसकी स्थिति, जीव द्रव्य की मात्रा, सांद्रता, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा प्रभावित होने वाले कारक, ये सारी की सारी जो चीजें होगी ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करती है बेटा। तो यहाँ पर अपने पास में C2 साइकिल के तहत सारे के सारे फोटोसिंथेसिस के जितने भी साइकिल थे वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे बेटा रेस्पिरेशन की, और रेस्पिरेशन का जो चैप्टर है इसको देखते रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे की जो वीडियो है रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के पार्ट रेस्पिरेशन वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। थैंक यू।